एवरीवन। नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, स्वागत है आपका। आज कहानी सन 57 से लेकर के 47 तक के भाग 4 यानी 4th चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये सीरीज है जहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे सन 57 से 47 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी मुख्यतः, और कैसे हमारा भारत देश एक आजाद देश बना। हमारे साथ है प्रकाश दुबे, जो कि एक हिस्टोरियन है, और वो हमें इस पूरी जर्नी में हमें गाइड करते हैं, हमें कहानियां सुनाते हैं कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच देम फर्स्ट, सो दैट आपको अंडरस्टैंड आएगा कि हम चौथा पार्ट क्यों बोल रहे हैं। कल हम लोगों ने ये देखा कि क्या क्या रिएक्शंस हुए, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए, और इंडिया में और बाकी जो मिडिल क्लास था उसके साथ क्या हुआ इस 1857 की लड़ाई के बाद। तो प्रकाश, आज मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग आज डेट में बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, कांग्रेस है, भाजपा है। सो ये तो हम सबको मालूम है कि कांग्रेस लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। क्या इसके पहले भी और कोई संगठन थे, या फिर जो पॉलिटिकल ना हो बट संगठन जो जो बुनियाद रखे हो आगे चल करके इस देश के लिए? हाँ। सो जो 1885 जो कांग्रेस का फॉर्म हुआ, उसके पहले ऐसे बहुत सारे संगठन थे जो बीच बीच में आते गए और लोगों की आवाज उठाए। उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी थे कि ये शायद तक पूरे इंडिया में नहीं फैले थे, बट कहीं ना कहीं उनका भी अपना अपना एक महत्व है। एक क्वेश्चन उठता है कि पॉलिटिकल जो एसोसिएशंस थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ये बंगाल में ही और मद्रास में ही क्यों शुरू हुए? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो बंगाल था वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले स्टेब्लिश हुई, और बंगाल ही था जो वहां का पहला कैपिटल था। मैं बता दूं, 1911 में 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुआ, उसके बारे में अपन आगे वाले एपिसोड में बात करेंगे। बट जो मेड्रास था वहां पे भी जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पे वो सबसे पहले आई थी। तो बंगाल और मद्रास ऐसे दो सेंटर थे जहां पे सबसे पहले कंपनी आई, और वहां पे सबसे पहले एजुकेशन आया, इंग्लिश एजुकेशन। इसलिए वहां पे लोगों को एजुकेशन मिली और नए नए आइडियाज आए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन रॉय। उनको कहा जाता है कि वो भारत के पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने ये ब्रिटिश के सामने जो इंडियंस की थी उन्होंने आवाज उठाई। तो उनके हल्का सा बैकग्राउंड बताऊं तो राजा राम मोहन रॉय का रियल नाम था राम मोहन रॉय। उनको राजा का टाइटल किसने दिया? तो जो अकबर टू करके एक मुगल एम्पायर थे, उनका केस लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पेंशन देनी बंद कर दी थी ब्रिटिश एम्पायर में। तो जब उनको पेंशन देना बंद कर दिया तो उन्होंने बोला कि यार मेरा क्या होगा, मेरे खाने पीने का क्या? तो तुम जाओ, राम मोहन रॉय को बोला कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम जाओ यार इंग्लैंड जाओ, और मेरे बारे में वहां थोड़ी सिफारिश करो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, क्या है मेरे को थोड़ा पैसा मिल जाए। तो ये फिर वहां गए थे ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इंग्लैंड गए थे। सोचिए 1830 1840 में राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंच चुके थे, एक इंडियन। तो ये वहां पहुंचे और वहां पे इन्होंने अकबर टू है उनके पेंशन की गुहार लगाई, और इसी के लिए इनको राजा का टाइटल दिया गया, और फिर ये बन गए राजा राम मोहन रॉय। और इसी बीच वहां पे इनको निमोनिया हो गया था, इतनी सर्दी, हमारे भारतीय कहाँ से झेल पाए, तो इनको इतनी सर्दी हो गई थी, निमोनिया हो गया था, तो वहां पे इनकी मौत हो गई थी। अब आते हैं इनके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ। राम मोहन रॉय की जो वहां पे सभा बनाई गई वो थी आत्मीय सभा, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्म समाज। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि कैसे हम लोग एक पुरानी जंजीरों में अकड़े हुए हैं, कैसे सती प्रथा चल रही है, और कैसे जो बाल विवाह है, इन सब पर क्वेश्चन उठना चालू हुए। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो राम मोहन रॉय है उनको फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। हालांकि ये यहाँ पे बहुत ही डिबेटेबल और क्वेश्चनेबल है, बिकॉज अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखें तो विथ टाइम एंड अगेन इंडियन हिस्ट्री अपने आप में चेंज हुई है, जैसे मैंने पहले एपिसोड बताया था। वेदर इट्स भक्ति मूवमेंट ऑफ शंकराचार्य या फिर 15th-16th सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट पे, हम लोग अपने रिलीजन को खुद से ही नया अडेप्ट करते गए हैं। और इसका एक एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल एशियंट इंडिया में भी दिखता है कि जब वैदिक रिलीजन में ब्राह्मणिज्म और जो लोअर कास्ट है उनके खिलाफ ज्यादा प्रताड़ना होने लग गई थी, तो बुद्ध ने और जैनों ने खुद से ही एक नया सेक्शन फॉर्म किया और वहां पे इक्वेलिटी की भावना जगाई। तो इंडिया में ये कहना बहुत गलत होगा कि इंडिया में रेनेसां आया या फिर पुनर्जागरण आया। हमें इंडिया में हमेशा पुनर्जागरण होता रहा है, हमारी सोसाइटी में और हमारे लोगों के भीतर। वापस आते हैं राम मोहन रॉय में, कि उन्होंने फिर सती प्रथा के ऊपर उठाया, क्वेश्चन उठाया। फिर इसके बाद धीरे धीरे बंगाल में और भी बहुत सारे एसोसिएशन बनने लगे। द्वारका नाथ टैगोर जो जो थे,
वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के उनके ग्रैंडफादर लगते थे। तो उन्होंने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना चालू किया और बहुत सारे लोगों की आवाज उठाई। उसके बाद आता है आप लोग मद्रास में और जो महाराष्ट्र वाले रीजन है, जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, वहां पे भी आवाजें उठने लग गई थी। फिर महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा, या फिर जो महाराष्ट्र की और भी बहुत सारे एसोसिएशन थी, ये भी यहाँ पे लोगों की आवाज उठाने लग गए थे। बट इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे जो मेन एसोसिएशंस थे वो थे लैंड होल्डर सोसाइटी, मतलब जमींदारी एसोसिएशन। अब आप यहाँ पे दुविधा देखिए कि जो एसोसिएशन बना रहे हैं वही कहीं ना कहीं जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको भी प्रताड़ित कर रहे थे पिछले समय में। तो वो अपनी ही आवाज उठाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलने लग गए। तो ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने जिन लोगों ने बनाए, जमींदार और जो भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, तो क्या ये ब्रिटिशर्स से डायरेक्टली बात करते थे? और उस समय इनके जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, क्या ये अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया होते थे या अपने हित की बस बात करते थे? राइट। तो ये जितने भी एसोसिएशंस बने थे, जो इनके लीडर्स थे, वो सारे के सारे वेस्टर्न एजुकेटेड थे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक जो वो था कि यार हमें एशियंट इंडिया या मुगल इंडिया के जो इन्होंने पास्ट देखा था, जो पढ़ा था, उससे निकलना है। तो ये लोग कभी भी आजादी की बात नहीं की कि हाँ आप हमको आजादी कर हमको दे दो, आप ब्रिटिशर्स चले जाओ। तो ये लोग हमेशा ये जो मांग करते थे, ये जो आवाज उठाते थे, ये लोग बोलते थे कि जो आप इतने सारे जो प्रताड़ित कर रहे हैं हम लोगों को, मतलब जमींदारों को आप जो परेशान कर रहे हैं, और जो सोशल रिफॉर्म्स थे, मतलब जो सती मैंने बताया, जो विडो रिमैरिज, जो मतलब जो विधवा हो जाती थी उनको दोबारा शादी नहीं करने की, तो ये लोग इनकी क्वेश्चन करते थे। यहाँ पे मैं छोटी सी एक और चीज बताऊं कि जो सती प्रथा थी, जिसको आज के जमाने में या पहले जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि जो सती प्रथा थी पूरे देश में थी, ऐसा नहीं है। अब जो नए स्टडीज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सती प्रथा थी वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में थी। और कहीं ये जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, ये भारत को गलत दिखाने के लिए इसको ज्यादातर बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। जैसे कि अभी आप रिसेंट एग्जांपल देखेंगे कि जो हमारे इंडिया में जो छोटा मोटा जो एक्सट्रीमिज्म का केस है, उसको वेस्ट के जो मीडिया है वो कितना बढ़ा चढ़ा के बोलती है। सेम पहले भी ऐसा हुआ था कि जो हमारी छोटी मोटी घटनाएं थी, इनको ये लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते थे। सो वापस आता है फिर क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या ये डायरेक्टली आजादी की बात करते थे? तो नहीं। जैसे आज के समय पे चाय की चर्चा होती है, ये लोग भी पहले के जमाने में चाय पे चर्चा करते थे और आपस में बात करते थे, और ब्रिटिशर से बोलते थे यार यार ये ठीक कर दो और वो ठीक कर दो। ब्रिटिशर्स ऐसा क्या गलत करते थे? तो वो इनके एजुकेशन पे क्वेश्चन करते थे, इनके जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, वो लोग उसको निकालने नहीं देते थे, तो वो लोग उस पर क्वेश्चन करते थे। उस पर आप लोग कल आएंगे कि ब्रिटिशर्स का क्या एक्शन था इस समय के बीच में। तो मतलब इन शॉर्ट में बताऊं तो इंडिपेंडेंस की ऐसा कोई बात नहीं होती थी। ये लोग बस अपने राइट्स को सिक्योर करते थे, हाँ, और हाँ, थोड़े बहुत सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे। तो जैसे कि ये तो हो गए इनकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात, बट क्या इस बीच जो कॉमन आदमी है उनकी तरफ से कोई और विद्रोह नहीं हुआ हुआ आफ्टर ना। 1857? हुआ बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे छोटे छोटे हर अलग अलग कंट्रीज के पार्ट में विद्रोह हुए। बट अगर आप सोसाइटी को अगर आप आज भी देखेंगे तो सोसाइटी में हमेशा दो या तीन तरह के वर्ग रहते हैं। पहला वर्ग जो सबसे ऊंचा, मतलब जो पढ़ा लिखा होता है, वो हमेशा जो एक पढ़े लिखे लोगों के तरीके से, मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा वहां पे विद्रोह जब वो करता है। दूसरा एक वर्ग होता है जो सबसे नीचे होता है, वो क्या करता है कि उसको डायरेक्टली बियर करना पड़ता है जितनी भी पॉलिसीज होती हैं। तो वो एक अलग तरीके से रिवोल्ट करता है, तो वो एक एक्सट्रीम मैनर में रिवोल्ट करता है, वो मैसेकर करते हैं वो तोड़ फोड़ कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ। और एक जो इन सब के बीच में होता है वो होता है बेचारा मिडिल क्लास। आज के मिडिल क्लास, तो बेचारा वो नौकरी में फंसा रहता है, वो अपने बच्चे, वो अपने परिवार का पेट भरने में लगा रहता है। तो मिडिल क्लास की बात हटा दे, मतलब जो जो अपना पेट और भर रहा है, तो उनके तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी पा गए थे, या कहीं कहीं किसी राजा के यहाँ नौकरी करते थे, तो उनके तरफ से कोई ऐसा नहीं आया। बट जो रिवोल्ट आया इस समय 1855 1856 से लेकर 1870 80 में, वो था किसानों और ट्राइबल्स का विद्रोह। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था संथाल रिबेलियन। तो जो संथाल रिबेलियन था वो 1857 की आजादी की पीरियड के जस्ट पहले हुआ था, 1854 और 56 में। और इसमें जो दो मेन लीडर थे वो कान्हू और सिद्धू।
और इन्होंने आवाज उठाई, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि इन्होंने पहली एक इंडिपेंडेंट सरकार बना दी थी अपने एरिया में। इनका एरिया कौन सा था? झारखंड के आसपास में, जो आज के प्रेजेंट झारखंड है, वहां पे आसपास जो हजारीबाग एरिया है, ये लोग वहां पे रहते थे। ये रिवोल्ट क्यों किए? सो बाहर से जो ब्रिटिशर्स आए थे, इनके ऊपर टैक्स लगाने लग गए थे, और जो जमींदार बन गए थे, इनसे जबरदस्ती चीजें लेते थे, बिकॉज ये लोग ट्राइबल लोग थे, इन लोग को अपने जंगल जमीन से मतलब था। अगर आप इनके अंदर जमीन में घुसेंगे तो इनको ये चीज पसंद थी। इनफैक्ट आज भी अगर आप किसी इंटीरियर में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वहां के लोगों को इतनी ये चीज पसंद नहीं आती है। तो ये लोग जो बाहर के लोग थे, उनको ये लोग डीकू बोलते थे, DIKU। सो इसी से बीच ये लोग धीरे धीरे इनका स्ट्रगल बढ़ता गया, और स्ट्रगल इतना तेज बढ़ा, ये लोगों ने इतना भयंकर मारा ब्रिटिशर्स को, वहां के जमींदारों को, ब्रिटिश जमींदारों को, कि ब्रिटिशर्स को वहां से स्टेप बैक लेना पड़ा। तो ये देखा जाए तो ये पहली आजादी की लड़ाई इसको भी बोल सकते हैं, जहां पे इनको जीत हासिल हुई थी इन ट्रू सेंस। बिल्कुल एक सक्सेसफुल आजादी की लड़ाई हम इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। वेरी ट्रू। संथाल रिबेलियन हजारीबाग एरिया में, और वो दो हीरो कौन थे? सीधो और किनू। ओके, सो हेड्स ऑफ, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में कई बार इनका नाम नहीं आया, मतलब एज अ कॉमन मैन बहुत लोग इनका नाम नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे छुपे हुए लोग हैं जिनका इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे भारत देश की आजादी में। तो ये तो चलो अपना बंगाल और नॉर्थ की तरफ की बात होगी। इस बीच अपने साउथ में भी कुछ हो रहा था क्या, हाँ। रिवोल्ट या ऐसा कुछ विद्रोह? यस यस यस। तो साउथ में एक हो रहा था डेक्कन रिवोल्ट, दक्कनी रिवोल्ट। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी जो साउथ में जो मिट्टी है, जो डेक्कन जो एरिया है, वो कॉटन के लिए बहुत फेमस है। काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, सोना है वो, काला सोना उसको बोला जाता है, वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा होता है। सो 1870s का बात है, 1860 1870s का बात है, कि वहाँ पे कॉटन जो है बहुत तेजी से होने लग गया। और अब देखिए कि कैसे इंटरनेशनल इवेंट जो है वो इंडिया को इफेक्ट कर रहे थे, कि 1860s में अमेरिका में सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ गया था। सो वहां पे जो था, वहां पे अब जो मांग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई कॉटन की। जब बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई, तो इंडिया से सप्लाई होना चालू हुआ, बिकॉज वहां पे भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स थे एज अ ट्रेडर। तो यहाँ वहां पे बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लगी कॉटन की, तो यहाँ से लोग उसको उगा उगा के वहां पे भेजने लग गए। और इसी बीच जो वहां के साहूकार थे, जो वहां के बनिया थे अपने डेकन के, वो बहुत ज्यादा इनको लोन देने लग गए कि आप उगाइए, खूब सारा उगाइए, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है और उनको भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो जितने भी मार उस समय वहां पे मारवाड़ी बनिया बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने बहुत सारा लोन भरवाया और कहीं पे भी साइन करवा देते थे। तो जब ये गृह युद्ध खत्म हुआ, अब सडनली इतना हमेशा तो वहां पे कॉटन की मांग रहेगी नहीं, तो वहां पे कॉटन की मांग खत्म हो गई। और अब जब इनको लोन भरने की वापसी आई, तो पता चला कि कितने हैवी हैवी रेट्स पे इनसे इनको लोन दिया गया था। और जब उन्होंने लोन लेने की जो तैयारी करी, वो बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिव थी। इन लोग को प्रताड़ित किया जाता था, किसानों को साहूकारों द्वारा। और इसमें जो साहूकारों के पीछे जो थे, वो थे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश पुलिस इनके पीछे थी, और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स का ही पैसा था जो साहूकारों के द्वारा किसानों को मिल रहा था। तो बहुत गंदे तरीके से इनसे पैसा वापस लिया जाता था। और फिर यहाँ पे एक रिवोल्ट होता है, जो पेजेंट्स थे वहां के, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे रिवोल्ट किया, और वहां पे रिग्रेसिवली यहाँ पे लोगों को मारा, और वहां से लोगों को भगा दिया। तो मतलब टोटल केओस का टाइम हो गया था वहां पे। फिर वहां पे जब इनको समझ में आया ब्रिटिशर्स को कि यार ये बहुत ज्यादा हाथ से निकल गया है, फिर एक कमिटी बैठाई और वहां पे इस चीज को सुलझाना पड़ा। सो ये जो जो मेन रिवोल्ट है, डेक्कन रिवोल्ट और जो अपना ये संथाल रिवोल्ट हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली तो एक चीज इम्पैक्ट नहीं करते हैं। बट आगे आने वाले समय में जब हम लोग 1930s 40s में जाएंगे, तो इनकी जो कहानियां थी वो बहुत ज्यादा प्रेरित करी 1930s 40s के नेशनलिज्म में। बिल्कुल। देखा जाए तो किसानों का शुरू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, बिकॉज ये रियली दे आर वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ आवर कंट्री। इन्होंने राइट। भी विद्रोह किया दोस्तों। ये आज हमने देखा आज के भाग में। आगे के भागों में हम देखेंगे कैसे धीरे धीरे कांग्रेस का निर्माण हुआ, कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो हुई, और कैसे साथ में दो दल बनते हैं, गरम दल और नरम दल। राइट इनके राइट बारे राइट। में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। कहानी आगे बढ़ती जाएगी। पिछले 3 एपिसोड्स आप जरूर देख लीजिएगा, है ना, बिकॉज तभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, और हम दोनों मिल करके आपको उस जर्नी तक ले जा रहे होंगे।
अगर यस तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए दैट देयर इज अ स्टोरी गोइंग ऑन सन 57 से लेकर के 47 तक। राइट। तो मुलाकात होगी अगले अध्याय में। इसी के साथ बढ़िया मुस्कुराते रहिए और भारत देश की आजादी मनाते रहिए दोस्तों। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।